यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोग प्रोसेसेस पढ़ रहे थे और मैंने आपको दो प्रोसेसेस एक्सप्लेन की थी, दैट इज आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ती है। तो क्लोज कंटेनर में हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख के जो भी हीट एनर्जी देंगे उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और उसमें हमने ये बात सीखी थी कि जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और वर्क डन क्या होगा, जीरो, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होती रहती है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और फिर मैंने आपको इसका इंडिकेटर डायग्राम बताया था आइसोकोरिक प्रोसेस का। इसी तरह से हमने आइसोबैरिक प्रोसेस को स्टडी किया कल, जिसमें हमने ये देखा कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है, पिस्टन को फ्री छोड़ करके। तो जैसे ही हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उस हीट एनर्जी से गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, गैस का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से धीरे धीरे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होता है, एक्सपेंशन होता है। दैट इज कॉल्ड आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंड होने के कारण पार्टिकल फिर से दूर दूर हो जाएंगे और पार्टिकल्स के पास जो भी एनर्जी थी उस एनर्जी से उन्होंने वर्क डन कर दिया, तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रेशर फिर से इनिशियल प्रेशर पर आ जाएगा, सेम प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर को भी कांस्टेंट रख करके एक प्रोसेस की जा सकती है जिसको आइसोबैरिक एक्सपेंशन या आइसोबैरिक कंप्रेशन बोल सकते हैं। ओके, फिर उसका भी हमने पीवी डायग्राम देखा था, इंडिकेटर डायग्राम पढ़ा था। अब लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और ये साइक्लिक प्रोसेस पढ़ने के बाद हम लोग मेयर्स फॉर्मूला को स्टडी करेंगे, फिर हीट इंजन को स्टडी किया जाएगा, हीट इंजन एंड कार्नो इंजन। साइक्लिक प्रोसेस, देखिए नाम से पता लग रहा है कि जो प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के फिर से उसकी जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट हो जाएगी। तो जैसे इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। These are the parameters of the system, P1, V1, T1। अब हमने क्या किया, उसको कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड किया, फिर कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड किया, ऐसा करते करते लास्ट में दोबारा से उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1, V1, T1 कर दिया फिर से। तो हमने बोला कि ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। ये तो कैसी प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस। हमने इन पैरामीटर से स्टार्टिंग की थी, सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज थी, दोबारा से हमने घुमा फिरा करके फिर से वही प्रॉपर्टीज ला दी, फिर से वही प्रॉपर्टीज बना दी, फिर से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम कर दिया, तो हमने बोला सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ गया। और ऐसी प्रोसेस को हमने क्या नाम रख दिया, साइक्लिक प्रोसेस। जो हीट इंजन है, कार्नो इंजन है, हमारे बाइक कार के जो इंजन हैं, वो इसी प्रोसेस पे वर्क करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करेंगे। पहले हमने सारी प्रोसेसेस अलग अलग पढ़ी है। हमने पढ़ा आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, मैंने आपको ये सेपरेट सेपरेट पढ़ाया। अब साइक्लिक प्रोसेस में हम इन चारों प्रोसेस को कंबाइन कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में हमने जो 4 प्रोसेसेस स्टडी की हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ समझ सकते हैं। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस की पहले मैं थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम्स बताता हूँ इसके, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स to its initial state after any number of changes. After any number of changes, ठीक है, ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है आफ्टर एनी नंबर ऑफ चेंजेस, जितने भी चेंजेस हुए लेकिन लास्ट में उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वही हो गया जो इनिशियल में था, स्टार्टिंग में था, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम हो गया, फिर से टेम्परेचर पहले भी T1 था, बाद में भी T1 ही हो गया, हमने प्रोसेसेस लगाई डिफरेंट डिफरेंट, लास्ट में फिर से वही टेम्परेचर कर दिया, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, नो
changes in the internal energy of the system, internal energy of the system, that is delta U, change in internal energy is zero, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, क्योंकि हम सिस्टम को फिर से इनिशियल स्टेट में ले आए। तो पहले जितना टेम्परेचर था फिर बाद में भी उतना ही टेम्परेचर हो गया घुमा फिरा करके, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो पार्टिकल्स के पास इनिशियली जितनी एनर्जी थी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद जब वो वापस उसी स्टेट में आएगा तो फिर पार्टिकल्स के पास सेम एनर्जी होगी, फिर वो दोबारा उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, उतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उतना ही उसका टेम्परेचर होगा जो स्टार्टिंग में था। तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा आफ्टर एनी नंबर ऑफ चेंजेस। जितने भी चेंजेस करने कर लीजिए, लेकिन सिस्टम लास्ट में इनिशियल स्टेट में ही आ जाएगा फिर से। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसके लिए क्या स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती है? एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज, दो तरीकों से यूटिलाइज होती है, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग सम वर्क। ओके, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सिस्टम दोबारा इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो लिख देंगे, तो जैसे ही डेल्टा यू को जीरो लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड ओनली इन डूइंग द वर्क। हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे सिस्टम को, उससे सिर्फ क्या होगा? उससे सिर्फ वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ये सब बातें साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मैं एक ग्राफ बनाता हूं, उस ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सिस्टम दोबारा से इनिशियल स्टेट में कैसे आ सकता है, सिस्टम फिर से इनिशियल स्टेट में कैसे आ सकता है। तो उसको समझाने के लिए मुझे पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जो बात मैंने लिखी है इसको मैं इरेज कर देता हूं और यहां पर हम लोग डायग्राम को समझते हैं। ओके, ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसी डायग्राम से मैं आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताने वाला हूं। फिर बाकी के डायग्राम्स में सेम प्रोसेस लगेगी। वाई एक्सेस वी आर यूजिंग फॉर प्रेशर एंड एक्स एक्सेस वी आर यूजिंग फॉर वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर सिस्टम की इनिशियल वॉल्यूम है V1 और कुछ समय बाद हमने एक्सपेंशन किया तो उसकी वॉल्यूम होगी V2। और जब उसकी वॉल्यूम V1 थी, इसको मैंने A लिख दिया, A पॉइंट, जब इसकी वॉल्यूम V1 थी तो उस समय पर प्रेशर था P1, तो उस समय पर प्रेशर था P1। अब देखिए P1 प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर वाली कौन सी प्रोसेस होती है? तो आंसर है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पर आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, ये कल ही डिस्कस किया था हमने। और ये वाला जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो हमने ग्राफ बनाया A टू B। अब मैंने एरो इस डायरेक्शन में लगाई है, तो ये किसको बताएगा? ये एक्सपेंशन को बताएगा। P1 प्रेशर पर वॉल्यूम V1 से V2 हो गई, वॉल्यूम V1 से क्या हो गई? V2 हो गई। तो हमने इस प्रोसेस का नाम लिखा आइसोबैरिक एक्सपेंशन। दिस इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, फिर हमने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को इंक्रीज किया। कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, तो हमारे पास ये जो भी पिस्टन था ये इस पोजीशन पर आ चुके हैं, V1 से V2 हो चुकी है वॉल्यूम। अब ये V2 वॉल्यूम पर हमने इस पिस्टन को ऐसा पकड़ करके रखा, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, फैलने नहीं देंगे, अब एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। तो क्या होगा? अब यहां पर बर्नर लगा करके हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो इससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल हाई वेलोसिटी से जाकर के इसकी वॉल से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो हाई वेलोसिटी से कोलाइड करेंगे तो यहां पर इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
पिस्टन को हमने क्या कर दिया, पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं कर सकता, ये पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं कर सकता, ये मूव नहीं कर सकता, तो वॉल्यूम V2 जो है वो कांस्टेंट हो गई। अब इस केस में हमने इस पर क्या, हीट एनर्जी देने से इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, तो प्रेशर पहले P1 था, धीरे धीरे इसका प्रेशर क्या हो गया, P2। तो ये ग्राफ B से C पॉइंट तक हम लेकर के आए, और ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को लिखेंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम V2 है और प्रेशर बढ़ रहा है, सो इट इज आइसोकोरिक हीटिंग, दिस इज आइसोकोरिक हीटिंग। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हमने इस गैस को गर्म किया, गैस को गर्म करने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया क्योंकि पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, हिल नहीं पा रहा है, अब इसकी जो वॉल्स हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, क्लोज कंटेनर हो चुके हैं। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, अब प्रोसेस को और चेंज करते हैं, अब हम करेंगे कंप्रेशन। अगर एरो इस डायरेक्शन में है तो उसको कंप्रेशन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अगर हम C से D पॉइंट तक आएंगे, C से D पॉइंट पर आएंगे तो दो बातें याद रखनी है, क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, C पर भी प्रेशर P2 था और D पॉइंट पर भी प्रेशर P2 ही है, तो प्रेशर कांस्टेंट है C और D के लिए, सो प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो हमें पता है ये कौन सी प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। और कंप्रेशन है, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा वॉल्यूम के डिक्रीज होने से। पहले वॉल्यूम थी V2 और जैसे जैसे इधर आ रहे हैं वॉल्यूम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वॉल्यूम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ओके, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए थोड़ा सा इसको दबाएंगे, दबाने पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ के पार्टिकल देखो, जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा, अब इसको फिक्स नहीं किया हमने, ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं, ग्राफ को C से D की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो C टू D ड्रॉ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करनी है। वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे तो पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो जो भी हम वर्क डन करेंगे इसको दबाने में, कंप्रेस करने में, उससे इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठंडा होने का समय देंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जाकर के इसकी वॉल से हिट करेंगे और अपनी एनर्जी इस वॉल में ट्रांसफर करेंगे। अब वॉल गर्म हो जाएगी, वॉल हीट एनर्जी को रेडिएट कर देगी। तो इन पार्टिकल्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट होनी शुरू हो गई। इस सिस्टम ने हीट एनर्जी को लॉस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करते हुए हमने प्रेशर तो कांस्टेंट रखा और धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते रहे और पिस्टन इस पोजीशन तक लेकर के आ गए। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, P2 रखते हुए हमने कंप्रेशन कर दिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, और वॉल्यूम कम हो रही है तो कंप्रेशन, आइसोबैरिक कंप्रेशन। इसके बाद साइक्लिक, वापस A पोजीशन पे आना है, हमें इनिशियल कंडीशन पे आना है, इनिशियल स्टेट में। अब क्या करेंगे, अब इस ग्राफ को D से A की तरफ लेकर के आना पड़ेगा। ग्राफ को D से A पॉइंट की तरफ लेकर के आएंगे तो कैसे लेकर के आएंगे, तो आंसर है प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, हम इसको जैसे 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 कंप्रेस कर रहे थे, कंप्रेशन करते करते कितना कंप्रेशन करेंगे, जब वॉल्यूम V1 हो जाएगी। तो जैसे ही इस सिस्टम की वॉल्यूम V1 होगी हमने कंप्रेशन बंद कर दिया, कंप्रेशन बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, इस पिस्टन को यहां पर फिक्स कर देंगे, इस पिस्टन को यहां पर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम V1 ही रहनी चाहिए। फिक्स्ड कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है ये, D से A की तरफ, D टू A जो ग्राफ है ये कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है और वॉल्यूम कितनी कर दी हमने, V1। तो इस कंडीशन में हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर है आपको फिर से यहाँ पे बर्नर लगाना पड़ेगा, बर्नर लगा करके इसको हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे। पिस्टन को तो हमने फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकती है, अब इसको गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उससे यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर सॉरी इंक्रीज नहीं, प्रेशर को डिक्रीज करना है तो इस केस में हीट एनर्जी को रेडिएट करवाएंगे हम, सप्लाई नहीं करेंगे, हीट एनर्जी को क्या कराएंगे, रेडिएट करवाएंगे।
तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उससे जाकर के वो वॉल से हीट करेंगे, और जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, तो वो उस हीट एनर्जी को सराउंडिंग में क्या करती रहेंगी, रेडिएट करती रहेगी। सराउंडिंग में रेडिएट करती रहेंगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी, तो पार्टिकल स्लो मूविंग होंगे। अगर ये स्लो मूविंग होंगे तो ये कंटेनर की वॉल से हिट करेंगे, लेकिन पहले से कम प्रेशर लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर कम होता जाएगा, और सिस्टम फिर से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि ए पोजीशन पर फिर से आ जाएगा। सो दिस ग्राफ इज डिनोटिंग द साइक्लिक प्रोसेस। और यहां पर ये कौन सी प्रोसेस लगाई है, लास्ट वाली हमने, आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो आइसोकोरिक कंप्रेशन कर रहे हैं, आइसोकोरिक सॉरी आइसोकोरिक कूलिंग, नॉट कंप्रेशन, ठंडा कर रहे हैं गैस को। सो दिस इज आइसोकोरिक कूलिंग। तो चार प्रोसेसेस लगाई हमने। सबसे पहले आइसोबैरिक एक्सपेंशन किया और ग्राफ ए से बी तक आया, फिर आइसोकोरिक हीटिंग की तो ग्राफ बी से सी तक आया, फिर आइसोबैरिक कंप्रेशन किया तो सी से डी तक आया, और लास्ट में आइसोकोरिक कूलिंग कर दी, ठंडा कर दिया। पहले क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, बाद में कूलिंग कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस तो लगानी पड़ेगी, सिस्टम को इनिशियल स्टेट में लाना है। तो फिर ये ग्राफ डी से सी की तरफ, डी से ए की तरफ आ गया, और सिस्टम फिर से कौन सी स्टेट में आ गया, ए स्टेट में आ गया। और ए स्टेट के पैरामीटर्स क्या हैं, ये जो ए स्टेट है इसके पैरामीटर है P1 V1 T1। तो सिस्टम फिर से P1 V1 T1 तीन स्टेट के अंदर इसके तीन पैरामीटर फिर से सेम हो चुके हैं। तो हमने बोला कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस हो गई, साइक्लिक प्रोसेस। अब बात आती है इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। तो आंसर है ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है और ये एरिया है इसका, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, शेडेड रीजन है, जो शेडेड रीजन है वो हमारा एरिया होगा ग्राफ का। ओके, अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके बारे में आप कुछ बातें याद कर लीजिए। इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज है, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क डन। अब इस ग्राफ में देख लो कैसे है, इस ग्राफ में है एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। और कैसे निकालेंगे, ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। ग्राफ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये किस तरह का दिख रहा है आपको, शेप रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। सो वर्क डन एरिया enclosed by graph ABCD। ये जो ग्राफ है ABCD, इसने जितना भी एरिया एनक्लोज किया उसको निकाल देंगे, वो वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला लगाना है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये तो लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक, जिसको हमने किससे लिखा हुआ है, V1 और ये V2। तो V2 माइनस V1, पहले वॉल्यूम थी 10 मीटर क्यूब, बाद में वॉल्यूम होगी 80 मीटर क्यूब। तो कितना चेंज आया इसमें, 70 का चेंज आया। तो यहां पर इसको लिखेंगे V2 माइनस V1। तो जो लेंथ होगी उसको लिखा जाएगा V2 माइनस V1, और जो प्रेशर होगा उसको क्या लिखा जाएगा, P2 माइनस P1। दिस इज द इनिशियल प्रेशर P1 और ये बाद में जो प्रेशर था वो P2 था। तो चेंज इन प्रेशर इज P2 माइनस P1। तो यहां पर अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, L इंटू बी, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो भी वर्क डन हम निकालेंगे वो वर्क डन नेगेटिव आएगा। वो वर्क डन कैसा आ जाएगा, वो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ओके,
इसके बाद में अच्छा नेगेटिव क्यों आएगा, क्या कारण है उसका नेगेटिव आने का? नेगेटिव आने का ये रीजन है कि क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम पे वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट कंडीशंस में देखो हमें क्या करना पड़ा, कंप्रेशन करना पड़ा। कंप्रेशन करना पड़ा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को, पिस्टन को दबाना पड़ेगा। दबाना पड़ेगा तो हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे। तो सिस्टम पे वर्क डन हम कर रहे हैं लास्ट केसेस में, लास्ट की स्टेट में। तो इस वजह से ये जो वर्क डन है ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब और ग्राफ देखिए इसके, इससे रिलेटेड, तो वो ग्राफ मैं आपको बना करके बताता हूं। उन ग्राफ के लिए भी वर्क डन देख लीजिए क्या क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये ग्राफ। नीट पे जो क्वेश्चंस आते हैं इन ग्राफ से रिलेटेड भी आते हैं। Here it is pressure and on this axis we are taking the volume and 0। सिस्टम पहले इनिशियल स्टेट में था और उस इनिशियल स्टेट का नाम लिखा मैंने ए। ओके, और ए कंडीशन पर उसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर आएगा T1। हमने एक प्रोसेस लगाई इस पर, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन किया वो कैसे पता लग रहा है, क्योंकि पहले वॉल्यूम V1 है और बाद में ये जब B पोजीशन पर आ गया तो वॉल्यूम होगी V2, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर A टू B तक आने में एक्सपेंशन हो रहा है। A टू B तक अगर ये सिस्टम आ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, और जब ये B पर पहुंच जाएगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगी V2 और टेम्परेचर जो है हम उसको मान लेते हैं T2। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है, A से B तक पहुंच गया। अब हमने क्या किया, पहले एक्सपेंशन किया, फिर हमने कंप्रेशन करना शुरू किया। कंप्रेशन करके हमने इसको फिर से कहां पर ले गए, फिर से इसको A पोजीशन पर ले गए। पहले हमने पिस्टन को खींचा, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करते करते हम इसकी स्टेट को P2, V2, T2 कर दिया। फिर से हमने कंप्रेशन करना शुरू किया, तो ये कंप्रेशन को बता रहा है। ये ग्राफ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, और ऊपर ये एरो इस डायरेक्शन में लगा रखी है, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है ये कंप्रेशन को बता रहा है। तो A टू B एक्सपेंशन को बताएगा, B टू A कंप्रेशन को बताएगा। अब अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर देंगे। इसकी नेमिंग कर देते हैं A और ये पॉइंट लिख देते हैं M और ये B और ये वाला पॉइंट लिख देते हैं N। तो ग्राफ एरिया enclosed by ग्राफ क्या लिखेंगे, A टू M, देन B, A टू M, M से B पर, B से फिर N पे, फिर N से दोबारा कहां पे, A पे। तो ये एरिया निकाल देंगे जिसको मैंने शेडेड किया। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट जो ग्राफ बताने वाला हूं, आगे के जो दो ग्राफ हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा हम लोग कार्नो इंजन पढ़ेंगे। कार्नो इंजन के अंदर भी साइक्लिक प्रोसेस का ही ग्राफ मिलेगा आपको। सिस्टम इनिशियल स्टेट में होगा, P1, V1, T1 उसके पैरामीटर होंगे, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लगाएंगे और वापस से उसको P1, V1, T1 की स्टेट में ही ले आएंगे। तो कार्नो इंजन जो हम पढ़ेंगे वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस ही है, साइक्लिक प्रोसेस पर ही डिपेंडेंट है वो। नेक्स्ट, वॉल्यूम, प्रेशर। ओके, इसके बाद में ये ग्राफ बनाता हूं मैं, देखिए इस केस में कैसे फाइंड करेंगे। इंटरेस्टिंग है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम इसको क्लॉकवाइज बना देते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां पर जो प्रेशर है इस पोजीशन में, यहां पर इसको मैंने ए नाम दे दिया और ये वाला जो पॉइंट है इसको बी लिख दिया।
यहां पर जो प्रेशर है वो P1 है और इस जगह पर जो प्रेशर है वो P2 है। यहां पर जो वॉल्यूम है दैट इज V1 और इस पोजीशन पर जो वॉल्यूम है दैट इज V2। अभी तो एक सर्कल है और मैं इसका शेडेड रीजन बना देता हूं, दिस इज द शेडेड रीजन। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, द एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। ओके, अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका एरिया निकालने के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात ये आएगी रेडियस कौन सी लिखेंगे, इसमें दो रेडियस है, एक तो ये वाली रेडियस है दिस वन, ये हम कैसे पता लगाएंगे P2 माइनस P1 से। दूसरी रेडियस कौन सी है, दूसरी रेडियस ये वाली है, इस डायरेक्शन में ऐसा। दोनों बराबर होंगी, इक्वल होंगी, नो डाउट, लेकिन आपको ग्राफ से इसके वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो ये वाली जो रेडियस है इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा P2 माइनस P1। यहां पर प्रेशर था 1 atm, बाद में प्रेशर हो गया 5 atm, तो प्रेशर 1 atm से 5 atm हो चुके, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 माइनस 1, 4 atm का डिफरेंस आएगा। तो P2 माइनस P1 ये पूरा 4 आ रहा है और हमें तो रेडियस, ये तो डायमीटर हो गया ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। तो वर्क डन, एक बार रेडियस लिखेंगे प्रेशर वाली और एक बार रेडियस लिखेंगे वॉल्यूम वाली। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पाई, तो पहले प्रेशर वाली रेडियस लिख देते हैं P2 माइनस P1, दिस इज द डायमीटर, ये P2 माइनस P1 है पूरा, यहां से लेकर यहां तक A से B तक, ये P2 माइनस P1 है, ये डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे, हाफ करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द रेडियस ऑन द y एक्सिस। अब x एक्सिस पे रेडियस लिखनी है तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1, तो क्या करेंगे V2 माइनस V1, इसको यहां पर लिखता हूं। वर्क डन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे और आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर इंटू आर। तो पहले लिखेंगे पाई, पहले ये वाली रेडियस लिखेंगे, इस रेडियस को लिखा जाएगा P2 माइनस P1 डिवाइड बाय 2, और ये वाली, ये पूरा कितना होगा यहां से यहां तक, ये पूरे का डिफरेंस है V2 माइनस V1, तो लिखेंगे V2 माइनस V1, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर नहीं लिखनी, फॉर्मूला में आर स्क्वायर होता है, आर लिखना है रेडियस, तो इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे, सो दिस इज द रेडियस ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ एक सर्कल की फॉर्म में आ रहा है तो उस केस में आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई 2, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, ये पाई आर स्क्वायर ही तो बना, पाई आर इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस लिखी, पहले ये वाली रेडियस फिर ये वाली रेडियस, तो दोनों रेडियस हमने इस ग्राफ से इस फॉर्मूला में लिख दी और ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया वर्क डन कैलकुलेट करने का इन द साइक्लिक प्रोसेस फॉर द ग्राफ विच इज इन द शेप ऑफ सर्कल। जो ग्राफ किस शेप में होगा, सर्कल की शेप में होगा। ओके, अब इसके बाद एक और ग्राफ बनाता हूं जो ट्राइंगल की शेप में होगा। अगर ट्राइंगल की शेप में है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं इसके लिए। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, अच्छा ये समझ आ गया सबको, हैंड रेज करो जल्दी से। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट ग्राफ। This is a point B and this is C, ये ग्राफ है हमारा। अब एरो पे डिपेंड करेगा कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है या हीटिंग हो रही है या क्या हो रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज ही बना देता हूँ, क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ग्राफ को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A to B, then B to C, then C to A। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे A to B, मतलब कि क्या हो रहा है, कंप्रेशन, पहले वॉल्यूम V2 थी बाद में वॉल्यूम V1 हो गई, तो क्या होगा, ये कंप्रेशन हुआ। उसके बाद ये ग्राफ B से C तक जा रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ है इस डायरेक्शन में। तो इस केस में वॉल्यूम भी इंक्रीज होती जा रही है और
क्या इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो बी टू सी में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, दोनों चेंज होंगे। अब सी टू ए में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी V2, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी V2 और प्रेशर को डिक्रीज किया जाएगा। प्रेशर P2 से कहां लाया जाएगा, P1। तो प्रेशर पहले P2 था, बाद में क्या कर दिया, P1 कर दिया इन द कर्व C2A। ये CA कर्व में ऐसा दिखाया जा रहा है। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस साइक्लिक प्रोसेस में। लास्ट में जा करके इस सिस्टम के पैरामीटर्स हो गए P1 V2। देखिए प्रेशर A पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1, A पॉइंट पर वॉल्यूम कितनी है V2। तो ये इसके इनिशियल पैरामीटर थे P1 V2। तो बाद में घुमा फिरा करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लगा करके हमने फिर से इसके पैरामीटर क्या कर दिए, P1 V2। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गई, सिस्टम फिर से इनिशियल स्टेट में आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस में वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैथमेटिक्स का जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हाफ इंटू बेस, ये है बेस ए टू बी, कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1। तो इसको लिखेंगे V2 माइनस V1। हाइट, हाइट कैसे पता लगेगी, ये AC, ये जो है ये किसको बताएगा, ये हाइट को बताएगा। दिस इज बेस, ये बेस हो गया। बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, V2 माइनस V1। बेस की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, V2 माइनस V1 से फाइंड की जाएगी। ओके, और हाइट, दिस इज हाइट C2A, ये किसको बता रहा है, ये हाइट को बता रहा है। C पॉइंट पर प्रेशर है P2 और A पॉइंट पर प्रेशर क्या है, A पॉइंट पर प्रेशर है P1। तो यहां पर प्रेशर है P2, यहां पर प्रेशर है P1, कितना डिफरेंस आएगा, तो आंसर है P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। So this is the formula of work done in case of this type of graph for the cyclic process. तो अगर एक ग्राफ ट्राइंगल की शेप में है तो हम इसके शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, ग्राफ का एरिया निकालेंगे, और वो जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, वर्क डन को बताएगा। अच्छा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आंसर है ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज द साइकिल इज क्लॉकवाइज। ये कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज। देखिए एरो इस डायरेक्शन में है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव आएगा। ये दो बातें याद रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है ग्राफ तो कैसा आएगा, नेगेटिव वर्क डन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू सो मच। हैंड रेज करो अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी, कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। एक न्यूमेरिकल भी करवाना था इसका, लेकिन 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।